मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम फाइबर ऑप्टिक्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे। What is fiber optics? Fiber optics is a technology in which signals are converted from electrical to optical signals transmitted through a thin glass fiber and reconverted into electrical signals. Fiber optics एक टेक्नोलॉजी है जिसमें आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ऑप्टिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हो। उन ऑप्टिकल सिग्नल्स को आप एक ग्लास फाइबर के थ्रू, पतले से ग्लास फाइबर के थ्रू उस ऑप्टिकल सिग्नल को आप ट्रांसमिट करते हो और ट्रांसमिट होने के बाद रिसीविंग एंड में वो ऑप्टिकल सिग्नल वापस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाती है। ऑप्टिकल फाइबर की डेफिनेशन: एन ऑप्टिकल फाइबर इज अ सिलिंड्रिकल वेव गाइड मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट डाई इलेक्ट्रिक glass or clear, which can be glass or clear plastic, which guides light waves along its length by total internal deflection. तो ऑप्टिकल फाइबर एक वेव गाइड है। वेव गाइड विच मीन्स वो इट गिव्स अ पाथ फॉर वेव्स टू ट्रैवल। इट्स मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट डाई इलेक्ट्रिक। वो एक ट्रांसपेरेंट डाई इलेक्ट्रिक का बना है, या तो ग्लास या क्लियर प्लास्टिक, which guides waves along its length by total internal reflection. और ऑप्टिकल फाइबर कौन सा प्रिंसिपल यूज करता है टू ट्रांसमिट लाइट वेव? इट्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल. The propagation of light in an optical fiber from one of its ends to another is based on the principle of total internal reflection. ऑप्टिकल फाइबर का प्रिंसिपल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. You have studied total internal reflections. Now, when light enters one end of the fiber, it undergoes successive total internal reflections from the side walls and travels down the length of a fiber along a zigzag path. तो ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, जब लाइट एंटर करती है तब किसी सरफेस से उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन, उसके बाद दूसरे सरफेस पे आके फिर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, और इस तरह से सक्सेसिव नंबर ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के बाद वो लाइट दूसरे एंड से बाहर निकलती है, फॉलोइंग अ जिगजैग पाथ. Practical optical fiber is cylindrical in shape and has in general three coaxial region. एक ऑप्टिकल फाइबर जो है प्रैक्टिकली सिलिंड्रिकल शेप में होता है और उसके तीन रीजन होते हैं: कोर, क्लैडिंग एंड एन आउटर कोटिंग. कोर, क्लैडिंग एंड एन आउटर कोटिंग. The innermost cylindrical region is the light guiding region known as core. In general, it has diameter of 8.5 micrometer to 62.5 micrometer. तो एक्चुअली लाइट जिस सबसे अंदर का जो सिलेंडर है जिसमें से लाइट एक्चुअली ट्रैवल करती है उसे हम कोर कहते हैं. इसका डायमीटर 8.5 माइक्रोमीटर टू 62.5 माइक्रोमीटर है. This core is surrounded by a coaxial middle region known as cladding. कोर के बाहर एक दूसरा सिलिंड्रिकल रीजन है क्लैडिंग करके. उसका डायमीटर है 125 माइक्रोमीटर के ऑर्डर में, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग इज ऑलवेज लोअर देन दैट ऑफ द कोर. मतलब क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 इज ऑलवेज लेसर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 ऑफ द कोर. The outermost region is called the sheath or protective buffer coating. सबसे बाहर के रीजन को या तो हम शीथ या फिर प्रोटेक्टिव बफर कोटिंग कहते हैं. इट्स अ प्लास्टिक कोटिंग गिवन टू क्लैडिंग फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन. अब इस शीथ का काम क्या है? इट्स यूज टू गिव एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन टू द क्लैडिंग. क्लैडिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए क्लैडिंग के ऊपर एक प्लास्टिक कोटिंग करी हुई होती है. This coating is applied during the manufacturing process to provide physical and environmental protection for the fiber. मैन्युफैक्चरिंग के वक्त मैन्युफैक्चरर ही क्लैडिंग के ऊपर ये
कोटिंग कर देता है ताकि आपका फाइबर प्रोटेक्ट हो सके। इट्स साइज में वेरी फ्रॉम 250 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। नेसेसिटी ऑफ क्लैडिंग, क्लैडिंग की ज़रूरत क्यों है? कोर, फिर क्लैडिंग, फिर प्रोटेक्टिव शीट। तो हमने देखा कि कोर में आपके लाइट एक्चुअली ट्रैवल कर रही थी जिगजैग पाथ में। शीथ जो है वो फाइबर में प्रोटेक्शन के लिए काम आ रहा था। तो क्लैडिंग की क्या ज़रूरत है? क्लैडिंग की ज़रूरत आप तब समझेंगे जब आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की थियरी को समझेंगे। क्लैडिंग परफॉर्म्स द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फंक्शंस। क्लैडिंग क्या क्या करता है? इट कीप्स द साइज ऑफ द फाइबर कांस्टेंट एंड रिड्यूसेस लॉस ऑफ लाइट फ्रॉम द कोर टू सराउंडिंग एयर। तो कोर जो है उससे हमारी लाइट वेव ट्रैवल हो रही है, तो इसके बाहर जो क्लैडिंग लगा होता है ना, इट रिड्यूसेस द लॉस ऑफ लाइट फ्रॉम कोर टू द सराउंडिंग एयर। अगर यहाँ पे कोर के बाहर क्लैडिंग ना होता तो मे बी ये जो लाइट वेव है इट वुड हैव लीक्ड इनटू एयर। इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक दिस इट वुड हैव लीक्ड इनटू एयर और वो इंफॉर्मेशन लॉस हो जाती। So your cladding reduces the loss of the light coming from the core, protects the fiber from physical damage and absorbing surface contaminants. तो फाइबर के कोर को वो फिजिकल डैमेज से भी बचाता है। प्रिवेंट्स लीकेज ऑफ लाइट एनर्जी फ्रॉम फाइबर थ्रू इवेनेसेंट वेव्स। जैसे कि अभी मैंने समझाया कि कोर अगर क्लैडिंग ना होता तो हो सकता है आपकी लाइट एनर्जी, कुछ पोर्शन ऑफ लाइट एनर्जी लीक हो जाती। Prevents leakage of light energy from core through frustrated total internal reflections, reduces the cone of acceptance and increase the rate of transmission of data. In a solid cladding instead of air also makes it easier to add other protective layers over the fiber. ये सारे functions हैं cladding के। Optical fiber system. Optical fiber is used to transmit light signals over long distances. Optical signal fiber का काम क्या है कि it transmits light signal को transmit करता है over a long distances. अब लाइट सिग्नल्स ट्रांसमिट करने के लिए उसे कोई लाइट सोर्स चाहिए होगा। So optical fiber requires light source for launching light into the fiber at its input end and a photodetector to receive light at its output end. अब लाइट सोर्स है, लाइट को ट्रांसमिट करता है, तो सबसे पहले उसे एक लाइट सोर्स चाहिए, लाइट सोर्स जिसमें से लाइट निकलेगी और उस लाइट को ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिट करेगा। ट्रांसमिट करने के बाद रिसीविंग एंड में उस लाइट सिग्नल को डिटेक्ट भी तो करना पड़ेगा। लाइट सिग्नल को हम डिटेक्ट कैसे करते हैं? वी डिटेक्ट इट यूजिंग अ फोटो डिटेक्टर। लाइट सोर्स, अ बेसिक ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एन एलईडी और लेज़र डायोड। एलईडी या लेज़र डायोड ये क्या है? ये लाइट सोर्स है। दिस सोर्सेज विल गिव यू लाइट। फिर इनसे जो लाइट निकलेगी वो ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू ट्रैवल करेगी और उसके बाद ट्रैवल करने के बाद रिसीविंग एंड में लाइट जो है वो डिटेक्ट भी होनी पड़ेगी। वो लाइट सेमीकंडक्टर फोटोडायोड के ऊपर पड़ेगी। सेमीकंडक्टर फोटोडायोड मतलब ये फोटोडायोड क्या करता है? फोटोडायोड लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। तो ये लाइट सिग्नल जो है वो रिसीव होगी और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगी। ये अभी तक मैंने जो भी बोला ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम के बारे में वो हम आगे करेंगे। पूरी एक कम्युनिकेशन सिस्टम समझाऊंगी मैं आपको। ऑप्टिकल फाइबर केबल दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज अ सिंगल फाइबर केबल। सिंगल फाइबर केबल का ये आपको
डायग्राम दिया है। अराउंड द फाइबर इज अ टाइट बफर जैकेट ऑफ हाइड्रल इज यूज्ड। तो इस फाइबर के अराउंड एक बफर जैकेट, काफ़ी टाइट बफर जैकेट यूज़ किया गया है। दिस बफर जैकेट प्रोटेक्ट्स द फाइबर फ्रॉम मॉइस्चर एंड एब्रेशन। ये बफर जैकेट फाइबर को प्रोटेक्ट करता है मॉइस्चर से और एब्रेशन से। A strength member is arranged around the buffer jacket in order to provide necessary toughness and tensile strength. The strength member may be steel wire, polymer film, nylon or Kevlar yarn. और इस बफर के अराउंड एक स्ट्रेंथ मेंबर भी अरेंज किया होता है। और स्ट्रेंथ मेंबर क्या करता है, वो आपके फाइबर को टफनेस देता है एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ भी देता है। ये आपका सिंगल फाइबर केबल है। उसी तरह से एक मल्टी फाइबर केबल होता है। मल्टी फाइबर केबल कंसिस्ट्स ऑफ अ नंबर ऑफ फाइबर्स इन अ सिंगल जैकेट। ईच फाइबर कैरीज लाइट इंडिपेंडेंटली। तो आपको ये नाम से ही पता चलता है, मल्टी फाइबर केबल मतलब many fibers in a single jacket and each fiber carries light independently। हर एक फाइबर में इंडिपेंडेंटली अलग अलग लाइट पास हो रही है। सो दीज आर सम टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। नाउ लेट अस रिवाइज व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 11th-12th में स्टडी किया हुआ है। A medium having lower refractive index is said to be optically rarer medium, while medium having higher refractive index is called optically denser medium. जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसे डेंसर मीडियम कहते हैं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसे रेरर मीडियम कहते हैं। जब लाइट वेव डेंसर से रेरर मीडियम में जाती है, डेंसर से रेरर मीडियम में जब रिफ्रैक्शन के वक्त जब लाइट डेंसर से रेरर मीडियम में जा रही हो, तब इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सी, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना। इंसिडेंट लाइट का एंगल देखो θ1 और रिफ्रैक्टेड लाइट का एंगल देखो θ2। θ2 इज मोर देन θ1 विच मीन्स the light ray is bending away from the normal। एक एंगल ऐसा होता है from when you are going from denser to rarer medium, when going from denser to rarer medium, एक आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा होता है जब आपकी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अब अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को इस क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा बढ़ा दो तो आपकी रे जो है वो रिफ्लेक्ट होने की बजाय वापस डेंसर मीडियम में वापस वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, विच मीन्स रेज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, वापस ये रे रिफ्लेक्ट हुई। अब आप क्लैडिंग की इम्पोर्टेंस समझो। कोर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, क्लैडिंग है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। सो n2 इज लेस देन n1 विच मीन्स कि आपका कोर जो है वो डेंसर है। दिस इज द डेंसर मीडियम एंड दिस इज द रेरर मीडियम। तो जब क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पे आपकी लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होगी तो क्या होगा, रेरर मीडियम में रिफ्रैक्ट होने की जगह, रेरर मीडियम में रिफ्रैक्ट होने की जगह वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे करेगी। फिर यहाँ पे अगर फिर से वो कोर के सरफेस पे इस तरह से इंसिडेंट हुई कि आपका क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा बन रहा है, तो फिर से वो क्लैडिंग रेरर
मीडियम जो कि है क्लैडिंग, उसके अंदर रिफ्रैक्ट होने की बजाय वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी कोर में, और इसी तरह से आगे बढ़ती जाएगी। See, when the ray of light passes from denser to rarer medium, it bends away from the normal. जो जो मैंने समझाया वो सब है। हमने एक क्रिटिकल एंगल थीटा सी डिफाइन किया, फिर मैंने बताया कि अगर वो एंगल थीटा सी से कम है तो रे जो है वो रिफ्रैक्ट करेगी, अगर वो एंगल थीटा सी जितना है तो रे जस्ट ग्रेजेस द इंटरफेस ऑफ रेयर टू डेंसर मीडिया, एंड अगर एंगल थीटा सी से ज़्यादा है then ray is totally internally reflected back into the medium. Now, the phenomenon in which light is totally reflected from denser to rarer medium boundary is known as total internal reflection. तो ये जो फिनोमिना है जिसमें लाइट जब रेयर टू डेंसर मीडियम में ट्रैवल करती है और एक क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा से बड़ा, एक क्रिटिकल एंगल से बड़ा इंसिडेंट एंगल हो तो रे वापस डिफ्रैक्ट डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है टोटली, उसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। नाउ अब इस केस में क्या है, थीटा वन इज इक्वल टू थीटा सी। मैंने आपको क्रिटिकल एंगल की बात की थी कि जब क्रिटिकल इंसिडेंट एंगल आपका क्रिटिकल एंगल हो तब आपका रिफ्रैक्टेड एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। देखो जब आपका इंसिडेंट एंगल थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टी सी, तब आपका रिफ्रैक्टेड एंगल थीटा टू क्या है, 90। ये स्नेल्स लॉ आपको पता है, स्नेल्स लॉ इज म्यू टू साइन थीटा टू इज इक्वल टू म्यू वन साइन थीटा वन, ये आपकी स्नेल्स लॉ है। सो इस केस में लगाओ म्यू वन साइन थीटा वन इज इक्वल टू म्यू टू साइन थीटा टू। अब म्यू वन साइन थीटा वन, नाउ थीटा वन क्या है, इट्स थीटा सी, एंड थीटा टू क्या है, इट्स 90, तो इसकी जगह पे साइन 90 एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1, सो म्यू वन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू टू साइन थीटा 90 and sin 90 is 1, so mu 1 sin theta c is equal to mu 2 sin theta c is equal to mu 2 by mu 1, simple. When the rarer medium is air, mu 2 is equal to 1 and writing mu 1 is equal to mu we have, अगर इन दोनों में से जो रेयर मीडियम है वो एयर है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1, तो mu 2 is 1 and writing mu 1 is equal to mu we obtain sin theta c is equal to 1 by mu. Propagation of light through an optical fiber. ऑप्टिकल फाइबर से रे प्रोपोगेट कैसे करती है, लाइट रेज एंटरिंग द फाइबर स्ट्राइक द कोर क्लैड इंटरफेस एट डिफरेंट एंगल्स एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग इज लेस देन दैट ऑफ द कोर. Majority of the rays undergo total internal reflection at the interface and the angle of reflection is equal to angle of incidence in each case. Due to cylindrical symmetry in the fiber structure, the rays are reflected from the interface on one side of the fiber axis will suffer total internal reflections at the opposite side also. The rays travel forward through fiber by a series of total internal reflections and emerge out at the end of the fiber. So इस टॉपिक में आपको बेसिकली समझाया गया है कि आपकी लाइट ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू प्रोपोगेट कैसे करती है। ये मैंने आपको समझाया है पहले कि लाइट एंटर करती है कोर के अंदर और कोर क्लैडिंग सरफेस के ऊपर वो इंसिडेंट होती है. कोर इज द डेंसर मीडियम एंड क्लैडिंग इज द रेयर मीडियम बिकॉज N2 is less than N1, refractive index of cladding is less than refractive index of core. अब वो डेंसर टू रेयर मीडियम में जाती हुई एक रे है
अगर इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो क्या होगा, रे वापस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो रे वापस कोर में आ जाएगी। अब वो वापस दूसरे उस पे गिरी, दूसरे कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे आई। दूसरे कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे वो फिर से देखो डेंसर टू रेयर मीडियम की बाउंड्री में है, और अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो वापस आपकी रे टोटली अंदर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। फिर वापस वो इस सरफेस पे आएगी, ये सरफेस वापस डेंसर टू रेयर मीडियम की बाउंड्री है। यहाँ पे अगर ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हुआ तो फिर से वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। इसी तरह से वो आगे बढ़ती रहेगी। इसी तरह से आपकी लाइट प्रोपोगेट होगी थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर। Total internal reflection at the fiber wall can occur and light propagates only if refractive index of core must be slightly greater than that of cladding। वो तो हमने नेसेसरी कंडीशन देखी है कि कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्लैडिंग से ज़्यादा होना चाहिए। एट द कोर क्लैडिंग इंटरफेस द एंगल ऑफ इंसिडेंस between the ray and normal to interface must be greater than the critical angle। और ये भी हमने देखा कि अगर जब ये इंटरफेस पे आ रही है रे, उसका एंगल अगर वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, वरना रे आपकी रिफ्रैक्ट होके बाहर निकल जाएगी। क्रिटिकल एंगल ऑफ प्रोपोगेशन, अभी हम क्रिटिकल एंगल ऑफ प्रोपोगेशन डिराइव करेंगे कि कौन सा ऐसा एंगल ऑफ प्रोपोगेशन है जिस पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और लाइट प्रोपोगेट करेगी थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर। अब आप ये ऑप्टिकल फाइबर कंसिडर करो। देन कंसिडर अ लाइट इंसिडेंट एट सम एंगल थीटा 2। अब इससे क्या होता है, हो रहा है कि कोर के अंदर लाइट इस सरफेस पे इंसिडेंट हुई, कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे इंसिडेंट हुई। अब यहाँ पे जो वो एंगल बना रहा है ना, वो क्रिटिकल एंगल नहीं है, उससे कम है, क्रिटिकल एंगल से कम एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है वो ये रे ऑन द कोर क्लैडिंग इंटरफेस। कोर क्लैडिंग इंटरफेस के ऊपर ये क्रिटिकल एंगल से कम एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है। अब क्रिटिकल एंगल से कम एंगल पे इंसिडेंट होगा तो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रे रिफ्रैक्ट हो जाएगी। रिफ्रैक्ट होगी तो क्या होगा, बाहर निकल जाएगी। अब आप दूसरी रे कंसिडर करो, ये वाली एट एंगल थीटा। उससे क्या हो रहा है कि आपकी रे जब अंदर इस सरफेस पे कोर क्लैडिंग सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है तब आपका क्रिटिकल एंगल बन रहा है। तो ये वाली लाइट जो है क्रिटिकल एंगल होने के कारण आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। सो ये वाली जो थीटा 2 वाले एंगल वाली वेव्स है वो रिजेक्ट हो जाएंगी, और ये जो वेव्स है ये थीटा कोन वाली वेव ये एक्सेप्ट होंगी। सो दिस इज कॉल्ड एन एक्सेप्टेंस कोन। अभी मैंने कोन क्यों बनाई, यहाँ से भी ये वाली यहाँ से थीटा तो मैंने कंसिडर किया, वो समझ आता है। यहाँ से भी मैंने थीटा वाली एक लाइन बनाई, क्यों, क्योंकि यहाँ से जो थीटा एंगल वाली जो लाइन है वो क्या करेगी, वो यहाँ पे आके इस कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे आएगी और क्रिटिकल एंगल बनाएगी। क्रिटिकल एंगल बनने के बाद क्या होगा, वापस इस तरफ रिफ्लेक्ट होंगी। तो मतलब ये अगर
थीटा इस तरफ वाला भी है तो भी एक्सेप्टेबल है। सो ऐसा एक एक्सेप्टेंस कोण बन रहा है। नाउ n0 is the refractive index of the place. n0 is the refractive index of the place जहाँ से आपका लाइट आ रही है। From the triangle ABC, it can be seen that AC by AB is equal to phi c. Also, AC by AB is equal to cos theta c. अब ट्राइंगल ABC में देखो आप, ट्राइंगल ABC में ये phi c है। अब what is sin phi c? Sin phi c is equal to AC by AB. That is perpendicular by hypotenuse. So sin phi c is equal to AC by AB. And cos theta c, theta c कहाँ पे है? यहाँ पे। So cos theta c is equal to cos क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। तो cos theta c is equal to AC by AB. So हम कह सकते हैं कि cos theta c is equal to sin phi c। इन दोनों को इक्वेट करो तो cos theta c is equal to sin phi c। अब what is sin phi c? Sin phi c is nothing but n2 by n1। ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है। Sin of critical angle is nothing but n2 by n1। यहाँ पे sin phi c is equal to n2 by n1। So cos theta c is equal to sin phi c, which is equal to n2 by n1. So theta c is equal to cos inverse n2 by n1. So only those rays which are refracted into the cable at angles theta less than theta c will propagate in the optical fiber. अब वही रेज जो जिनका रिफ्रैक्टेड एंगल थीटा आर वो थीटा सी से कम है, वही प्रोपोगेट कर पाएंगे ऑप्टिकल फाइबर में, बाकी सब नहीं कर पाएंगे। एक्सेप्टेंस एंगल, let n0 be the refractive index of the medium from which light is launched into the fiber. n0 क्या है? n0 वो मीडियम है जिसमें से लाइट आपकी फाइबर के अंदर जा रही है। Apply Snell's law to launching phase of the fiber, we get, अब इस लॉन्चिंग फेज पे जहाँ से आपका लाइट ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जा रहा है, इस सरफेस पे आप स्नेल्स लॉ लगाओ। सो स्नेल्स लॉ विल बी n0 sin थीटा आई इज इक्वल टू, कोर क्या है? कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 sin थीटा आर। इट विल बी n0 sin थीटा आई इज इक्वल टू n1 sin थीटा आर। तो साइन थीटा आई बाय साइन थीटा आर क्या होगा? n1 बाय n0। एंड साइन थीटा आर को आप इस तरफ ले जाओ तो आपका आएगा साइन थीटा आई इज इक्वल टू n1 बाय n0 साइन थीटा आर। If theta is increased beyond a certain limit, phi will drop below a critical value phi c and the ray escapes from the side wall of the fiber. The largest value of theta I occurs when phi is equal to phi c. थीटा आई की लार्जेस्ट वैल्यू कब होगी? तब होगी जब आपका फाई इज इक्वल टू फाई सी। फाई मतलब वो एंगल जिस एंगल पे आपकी रे कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे इंसिडेंट हो रही है, उसे हम यहाँ पे फाई कहते हैं। तो जब फाई की वैल्यू फाई सी होगी
तब आपकी लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ थीटा आई मिलेगी आपको। From the triangle ABC, it can be seen that sin theta r is equal to sin 90 minus phi is equal to cos phi. Now, अब इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में अब आपको पता है कि ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री एंगल है, ये ट्राइंगल ए बी और सी, इस ट्राइंगल पे ध्यान दो। तो एक यहाँ पे है थीटा आर प्लस दूसरा एंगल है 5 प्लस तीसरा एंगल है 90 डिग्री। ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। तो थीटा आर प्लस 5 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो थीटा आर प्लस 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब थीटा आर इज इक्वल टू 90 माइनस 5 होगा। That's what I have written. Sin theta r is equal to sin 90 minus 5. Theta r is equal to 90 minus 5 है, तो sin theta r is equal to sin 90 minus 5. And sin 90 minus 5 is cos 5. तो sin theta r is equal to cos 5. sin theta r की ये वैल्यू cos 5 इधर सब्सटीट्यूट करो, मतलब sin theta i is equal to n1 by n0 cos 5. कुछ ऐसी इक्वेशन। Now when phi is equal to phi c, theta i will be maximum। यहाँ पे मैंने बोला था, तो मैं phi की जगह phi c पुट कर दूंगी, तो sin theta i की जगह क्या आएगा? theta i max। So you will have equation like this. Now अब आपको पता है that cos x is equal to अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये आपको पता है। तो अगर साइन फाई सी है n2 बाई n1, ये साइन फाई सी की वैल्यू n2 बाई n1 हमने देखी है, तो कॉस फाई सी की वैल्यू क्या होगी? इट विल बी अंडर रूट 1 माइनस n2 स्क्वायर बाय n1 स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर बाय n1। तो अगर साइन फाई सी की वैल्यू इतनी है तो कॉस फाई सी की वैल्यू इतनी आएगी। अब कॉस फाई सी की ये वैल्यू आप इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करो, तो आपकी साइन थीटा आई मैक्स की वैल्यू आएगी n1 अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर बाय n0। क्वाइट ऑफन द इंसिडेंट रे इज लॉन्च फ्रॉम एयर मीडियम। काफ़ी बार लाइट जो है वो एयर मीडियम से कोर के अंदर जाती है, तो एयर मीडियम है, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी 1। सो इसकी जगह पे 1 सब्सटीट्यूट करो। सो और उस वक्त साइन थीटा मैक्स को मैं साइन थीटा ज़ीरो कहती हूँ, साइन थीटा ई मैक्स की जगह मैं साइन थीटा ज़ीरो लिखती हूँ जब आपका लॉन्चिंग मीडियम हो एयर। सो साइन थीटा ज़ीरो इज इक्वल टू n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। इस इक्वेशन में आप साइन इनवर्स करो दोनों बाजू, तो आपको मिलेगा थीटा ज़ीरो इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। द एंगल थीटा ज़ीरो इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस एंगल्स ऑफ द फाइबर। The acceptance angle is the maximum angle that light ray can have relative to the axis of the fiber and propagate down the fiber। इस थीटा ज़ीरो को एक्सेप्टेंस एंगल कहेंगे। और एक्सेप्टेंस एंगल क्या है? इट्स द मैक्सिमम एंगल दैट अ लाइट रे कैन हैव रिलेटिव टू द एक्सिस ऑफ फाइबर एंड प्रोपोगेट डाउन द फाइबर। तो ये मैक्सिमम एंगल है किसी लाइट रे का रिलेटिव टू द फाइबर एक्सिस कि वो प्रोपोगेट कर सके फाइबर के थ्रू। फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज। फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज डेल्टा
between the refractive indices of core and cladding is the fractional difference delta between refractive indices of core and cladding is known as fractional refractive index change. It is expressed as delta is equal to n1 minus n2 by n1. मतलब कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 1 माइनस एन टू बाई एन वन, बट n2 is less than n1. n2 is less than n1. n2 is less than n1. तो n2 by n1 will be less than 1 because n2 is less than n1. तो 1 minus n2 by n1, अब ये लेस देन 1 है तो 1 माइनस n2 by n1 क्या होगा? It will be positive, which means delta is positive. It is positive and less than 1. Obviously 1 में से आप उससे छोटी कोई वैल्यू माइनस करो तो वो 1 से तो छोटी ही होगी. And delta is positive obviously. So fractional refractive index change is always positive and less than 1. Numerical aperture. Numerical aperture is defined as the sign of acceptance angle. Acceptance angle का sign, that's numerical aperture. Numerical aperture NA is equal to sin theta 0, where theta 0 is the acceptance angle. Theta 0 is equal to under root n1 square minus n2 square. अब ये आपने डिराइव किया हुआ है. So NA will be under root n1 square minus n2 square. अब n1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर है n1 प्लस n2 इंटू n1 माइनस n2. नाउ अब आप इस इक्वेशन को 2n1 से डिवाइड करो और 2n1 से मल्टीप्लाई करो. अप्रॉक्सीमेटिंग n1 प्लस n2 बाई 2 इज इक्वल टू इज नियरली इक्वल टू n1. तो ये अप्रॉक्सीमेशन लगाओ. n1 प्लस n2 बाई 2 इज नियरली इक्वल टू n1. ये अप्रॉक्सीमेशन लगाया तो ये रिलेशन कैसा बन जाएगा? ये है n1, ये n1 अप्रॉक्सीमेट हुआ. ये क्या है? n1 बाई n2 माइनस n1, ये डेल्टा है और 2n1. सो इट विल बी 2n1 स्क्वायर डेल्टा. सो न्यूमेरिकल अपर्चर इज अंडर रूट 2n1 स्क्वायर डेल्टा. n1 आपका n1 square का अंडर रूट इज n1. सो न्यूमेरिकल अपर्चर इज इक्वल टू n1 अंडर रूट 2 डेल्टा. So numerical aperture determines the light gathering ability of the fiber. It is the measure of the amount of light that can be accepted by the fiber. Numerical aperture क्या करता है? It determines the light gathering ability of fiber. कि fiber कितनी light gather कर पाएगा. And it is the measure of amount of light that can be accepted by the fiber. मतलब fiber कितनी light gather करेगा उस कैपेबिलिटी को भी डिटरमाइन करता है, और कितनी लाइट, कितनी अमाउंट ऑफ लाइट फाइबर एक्सेप्ट कर पाएगा वो भी डिटरमाइन करता है. फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम. अब हम कम्युनिकेशन सिस्टम देखेंगे यूजिंग फाइबर ऑप्टिक्स. ना कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होती है? कम्युनिकेशन सिस्टम इज बेसिकली एक ट्रांसमीटर है, चैनल है और रिसीवर है. ट्रांसमीटर क्या करता है? सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, सिग्नल को भेजता है. फिर चैनल क्या करता है कि सिग्नल को कैरी फॉरवर्ड करता है. और रिसीवर क्या करता है? वो उस सिग्नल को रिसीव करता है. ये आपकी कम्युनिकेशन सिस्टम है. आप टेलीफोन में अगर बात करते हो तो आपका जो स्पीच है, आपकी जो वॉइस सिग्नल है, आपका ऑडियो है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है. उसके बाद वो किसी प्रॉपर चैनल के थ्रू ट्रांसमिट होता है. ट्रांसमिट होने के बाद क्या होता है कि जिससे आप बात कर रहे हो वो उस इंसान का रिसीवर क्या करता है? उस इलेक्ट्रिक सिग्नल को रिसीव करता है
और रिसीव करने के बाद आपका जो वॉइस है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू गया है उस सिग्नल को वापस वो ऑडियो में कन्वर्ट करता है और आपको सुनाई देता है। तो ये आपकी एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम हो। उसी तरह से फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम है। इसमें आपका ट्रांसमीटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू लाइट सिग्नल। अब आपकी जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो लाइट सिग्नल में कन्वर्ट होती है। लाइट सिग्नल में कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है कि ऑप्टिकल फाइबर जो है वो चैनल का काम करता है, मतलब लाइट को प्रोपोगेट करता है, इस लाइट सिग्नल को प्रोपोगेट करता है। उसके बाद एट द रिसीविंग एंड रिसीवर क्या करता है कि उस सिग्नल को, ऑप्टिकल सिग्नल को रिसीव करता है एंड उसमें जो फोटो डिटेक्टर्स हैं आपके रिसीवर में वो उस लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होने के बाद वो एम्पलीफायर के थ्रू एम्पलीफाई होते हैं और उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है। मेरिट्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। अब हम ऑप्टिकल फाइबर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे। नंबर 1 दैट इट इज़ चीपर। ऑप्टिकल फाइबर जो है वो सिलिका से बने हैं, SiO2। आपको पता है SiO2 इज़ द मोस्ट अबंडेंट मटेरियल ऑन द अर्थ। सबसे ज़्यादा मात्रा में SiO2 अर्थ में मिलता है। सो ऑब्वियसली उससे बनी हुई चीज़ें चीपर होंगी, it will be more economic. So optical fiber is cheaper. It's small in size, lighter in weight, flexible yet strong. आपने देखा ऑप्टिकल फाइबर की साइज़ कितनी कम होती है, वो साइज़ में भी कम होता है, वेट में भी कम होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है, बट दे आर स्ट्रॉन्ग, नॉट इजीली ब्रेकेबल, नॉट hazardous. A wire communication link could accidentally short circuit high voltage lines and sparking occurring could thereby ignite combustible gases in the area, leading to great damage. So such accidents cannot occur with fiber links since fibers are made of insulating material. अब अगर हमारा जो नॉर्मल कम्युनिकेशन है जो वायर्स के थ्रू होता है उसमें अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो क्या होगा, हमारे जो वायर्स हैं, आपने देखा होगा वायर्स कितना हाई वोल्टेज कैरी करते हैं। अब वो हाई वोल्टेज लाइंस में अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो क्या होगा, आग भी लग सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। बट फाइबर ऑप्टिक के केस में ये एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि फाइबर्स आर मेड ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। फाइबर्स जो है वो आपने देखा ग्लास से बने थे। ग्लास क्या है? इंसुलेटिंग मटेरियल। सो ऐसे एक्सीडेंट तो, शॉर्ट सर्किट वाले एक्सीडेंट तो नहीं होंगे उसमें। सो इट्स नॉट हजार्डस। हजार्डस मतलब खतरनाक। इम्यून टू EMI एंड RFI। EMI मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफियरेंस एंड RFI मीन्स रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफियरेंस। अब अगर हम नॉर्मल वायर्स की बात करें तो उसमें सिग्नल कैसे ट्रांसमिट होती है? एज करंट सिग्नल, करंट या वोल्टेज के फॉर्म में ट्रांसमिट होता है एक वायर में। वी हैव अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स हाउ सिग्नल passes थ्रू अ वायर। तो अब ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं दे आर इफेक्टेड थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स, क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल्स हैं। बट इन केस ऑफ योर ऑप्टिकल फाइबर इंफॉर्मेशन इज कैरिड बाय फोटॉन्स। ऑप्टिकल फाइबर के केस में आपकी इंफॉर्मेशन कौन कैरी करता है? फोटॉन्स। क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर कैरीज सिग्नल एज लाइट, तो लाइट इज नथिंग बट photons. So optical fiber carries information as photons. Photons are electrically neutral and cannot be
disturbed by high voltage fields, lightning, etc. तो photons जो है वो न्यूट्रल है, photons चार्ज पार्टिकल नहीं है, तो हाई वोल्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से, लाइटनिंग से, रेडियो फ्रीक्वेंसी से उसे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा उस पर, विच मीन्स ऑप्टिकल फाइबर इज इम्यून टू EMI एंड RFI. No crosstalk. Light waves propagating along the optical fiber are completely trapped within the fiber and cannot leak out. Further, light cannot couple into the fiber from sides. In the view of these features, possibility of crosstalk is minimized when optical fiber is used. Therefore, transmission is more secure and private. Light waves जो है वो ऑप्टिकल फाइबर में दे आर कम्प्लीटली ट्रैप्ड इनसाइड द कोर मटेरियल, सो इट कैन नॉट लीक आउट, तो लीक आउट नहीं हो सकती. एंड फर्दर लाइट कैन नॉट कपल इनटू द फाइबर फ्रॉम द साइड्स, मतलब एक फाइबर है और उसके बाजू में दूसरा फाइबर है, तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि यहाँ से ट्रांसमिट होती हुई जो लाइट है वो लीक होके इस फाइबर में चली जाए. तो light cannot couple into the fiber from sides. That's why your transmission is more secure and private. Crosstalk नहीं हो सकता. That's why your transmission is more secure and private. We have wider bandwidth. Optical fibers की bandwidth काफ़ी ज़्यादा होती है. अब जस्ट एक एग्जांपल देखो, एक टेलीफोन केबल है जिसमें 900 pairs of wires हैं, 900 pairs of wires that can handle only 10,000 calls. 900 pairs of wires. सोचो, 1 millimeter optical fiber cable can transmit 50,000 calls. सिर्फ 1 millimeter का एक optical fiber 50,000 calls को transmit कर सकता है. So obviously इस optical fiber की bandwidth काफ़ी ज़्यादा है. Number 8, low loss per unit length. जब आपकी सिग्नल ट्रांसमिट होती है ना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो ट्रांसमिशन के थ्रू कुछ एनर्जी तो लॉस होती ही है. सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट. ऑप्टिकल फाइबर में ये जो लॉस है ना वो काफ़ी कम होता है. ट्रांसमिशन लॉस पर यूनिट लेंथ ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज अबाउट 4 dB पर किलोमीटर सिर्फ 4 dB जितना ही लॉस होता है. अगर अपने जो नॉर्मल हम केबल्स यूज़ करते हैं उन केबल्स में क्या है, इफ कॉपर केबल्स आर यूज, इस केस में ट्रांसमिशन लॉस पर यूनिट लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, पर यूनिट लेंथ काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है एज कम्पेयर टू योर ऑप्टिकल फाइबर. Disadvantages. Installation and maintenance of optical fibers requires a new set of skills. They require specialized and costly equipments like optical time domain reflectometers. All this means heavy investment. अब ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम को सेटअप करने के लिए, ये सिस्टम पूरी जो है कम्युनिकेशन सिस्टम, उसे सेटअप करने के लिए आपको स्पेशलाइज्ड और कॉस्टली इक्विपमेंट खरीदना पड़ता है, लाइक ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर्स, ये सब. और ये सारी कॉस्टली और स्पेशलाइज्ड चीज़ें खरीदने का मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी. तो इस टर्म्स में आपका ऑप्टिकल फाइबर कॉस्टली भी हो जाएगा. सो दिस इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेज. LQ2, LQ3, LQ4, LQ8 होमवर्क में लेना, और SQ3, SQ4, SQ8, SQ9 एंड SQ11, ये होमवर्क में करना.